अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल कहानी। मैं हूं आपकी होस्ट अरूबा हसन। नॉवेल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे तेरी दीद की सेकंड किस्त। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं। दानीन भी मायूस होती रानी के लिए बाहर आ गई थी। उसे समझ नहीं आ रही थी वो अयान को वैसे बर्दाश्त नहीं करती थी और कोशिश करती थी उसको जितना वो इग्नोर कर सकती करे, मगर अब क्या करेंगे दानीन? सर तो माने नहीं हमारी बात। रानी के पूछने पर अपनी सोचों में गुम दानी हैरान होते बोली, क्या कहा तुमने? अरे मैं कह रही हूँ कि क्या करेंगे अब? पता नहीं, कहाँ गुम हो? हेलो गाइस। कॉरिडोर से गुजर रही थी जब अयान की आवाज़ पर रुक कर रानी ने मुड़कर देखा, जबकि दानी ने बस रुकने पर ही इक्तफा किया। हाय, रानी ने हाथ हिलाकर जवाब दिया। कैसी हैं आप? वो सामने आकर खड़ा हो गए। ठीक हैं, आप सुनाएं हाल दिल, क्या सुनाएं आपको? अयान ने एक अदा से दानी की आंखों में अपने लिए मौजूद नफरत की परवाह किए बगैर उसको लाते हुए कहा। दानी को गुस्सा आ रहा था मगर मजबूर थी, उसे अब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक उसको बर्दाश्त करना था। आपकी दोस्त क्या सिर्फ स्टेज पर ही बोलती हैं? अयान ने दानी को देखते हुए कहा, जो अब गुस्से से उसे देख रही थी। नहीं, रानी दानी को गुस्से को समझते हुए बस नहीं में जवाब दिया। आपने नोटिस बोर्ड पर तो देख लिया होगा, आज से हम एक ग्रुप मेंबर्स हैं। साजिद बोला। जी, हम देख चुके हैं, रानी ने जवाब दिया, जबकि दानीन को गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो बात किए जा रही है, मगर वो खामोश थी क्योंकि उसे अपना तमाशा नहीं बनाना था। गुड, तो फिर अच्छा ग्रुप तो वही होता है जिसमें मेंबर्स के दरमियान दोस्ती हो, इत्तेफाक हो। क्या ख्याल है मिस दानीन? अयान ने दानी को मुखातिब करते हुए कहा। ज़रूरी नहीं है दोस्ती हो तो ही अच्छा काम हो सकता है, बेहतर है कि हम काम की बात करें और सिर्फ काम पर ध्यान दें। चलो रानिया, मुझे लाइब्रेरी जाना है। ये कहकर वो रुकी नहीं। उनको जाता देखकर साजिद बोला, यार क्या दिमाग चलाया है तुमने? अब तो ये मिस पर्दा ना चाहते हुए भी हमारे साथ रहेंगी। बस तुम देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। अयान ने सामने जहाँ से वो अभी गई थी रास्ते को देखते हुए बड़ी अदा से कहा। वैसे यार, तुमने प्रोफेसर इकबाल जैसे बंदे पर अपनी बात मनवा कैसे ली? बस तेरे भाई के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। मान तो नहीं रहा था, मगर जब मैंने उसको उसकी जवान बेटी का याद दिलाया तो खुद ही बात मानना पड़ी। वाह यार, तू बड़ा कमीना है, साजिद ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा। अरे आप यहाँ बैठी हैं, हम आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहे। अयान ने आते ही दानीन को बुलाया। क्यों, आप क्यों ढूंढ रहे हैं मुझे? दानीन ने चिढ़कर पूछा। एक तो रानी आज पता नहीं कहाँ रह गई थी, अभी तक नहीं आई थी, और दानीन ने आज प्रोजेक्ट के लिए कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने थे। वो अभी भी लाइब्रेरी में बैठी मुख्तलिफ बुक्स को सर्च कर रही थी जब अचानक से वो सामने आकर खड़ा हुआ। मैंने आपको प्रपोज करना था, इसलिए ढूंढ रहा था। ये कहते साजिद के हाथ पर हाथ मारकर कहका लगाया। दानीन का बस नहीं चल रहा था कि उस वक्त उसका कत्ल कर दें। तमीज़ से रहकर बात करें मिस्टर अयान, बाकी स्टूडेंट्स का लिहाज करते हुए दानी ने आहिस्ता आवाज़ में कहा। अच्छा सॉरी, वो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना था, इसलिए आपको ढूंढ रहे थे, वरना अयान के पास इतना फालतू वक्त नहीं कि किसी भी ऐरे गैरे को ढूंढता फिरे। अयान ने भी साथ ही बदला उतारा। अब चलें, काम पर ध्यान दें। दानी को मजबूरन साथ चलना पड़ा। अयान के बारे में वो हैरान थी, जिसे वो निकम्मा समझती है वो इतने अच्छे नोट्स बना सकता है। दानी को सुकून हुआ कि चलो किसी काम का तो है ये नमूना। हाय, शुक्रिया, शुक्र है आप लोग मुझे यहाँ मिल गए। वो अभी बैठे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे जब रानी हाँफती काँपती हुई वहाँ पहुँची। क्या हुआ? रानी को ऐसे हालत में देखकर सब परेशान हो गए। कुछ नहीं, कुछ नहीं, रानी ने हकलाते हुए जवाब दिया, मगर साफ नज़र आ रहा तो वो बहुत डरी हुई है। कुछ तो हुआ है रानी, क्या हुआ है आपको? दानी से पहले अयान ने पूछा, जो साथ साथ उसको देख रहा था जहाँ से वो आई थी। बोला तो है कुछ नहीं, बस वो लेट हो गई थी ना, मुझे था कि आज दानीन मुझे कच्चा खा जाएगी। रानी अब काफ़ी हद तक संभल चुकी थी, इसलिए रिलैक्स होते बोली। ओह, इतना डर? यानी चुड़ैल हैं क्या आप? दानीन चुड़ैल हैं क्या जो आपको खा जाएंगी? हाँ हाँ हाँ, दानी जो अभी रानी के चेहरे के बदलते रंग को देख रही थी, अयान की आवाज़ पर गुस्से से देखा जो उसे ही देख रहा था। मेरा ख्याल है अब काम कर लें, दानी ने बात बदलते ही बेहतर समझा। अयान के चेहरे पर मौजूद उसका डिम्पल नुमाया हो रहा था, जिसने आज दानीन को पहली बार अपनी तरफ
अजीब तरह से खींचा था। वो कब किसी को ऐसे देखती थी, मगर आज उसका ये डिम्पल उसके दिल के तार को छेड़ गया था। ये मुझे क्या हो रहा है? वो अपने आप से ही उलझ गई थी, जबकि अब वो सब आपस में डिस्कस करने लगे थे। चलो भूख लगी है, कुछ खाने। अचानक साजिद बोला। हाँ यार, भूख तो मुझे भी लगी है, चलो फिर कैंटीन पर चलते हैं सब। अयान ने भी साजिद के कहने पर कहा, क्योंकि भूख उसे भी महसूस हो रही थी। रानी उठने ही लगी थी जब दानी ने हाथ पकड़कर उसका रोका। आप लोग जाएं, हमें अभी काम करना है। मगर रानिया को तो भूख लगी है। क्यों रानिया? अयान ने रानी को देखते कहा, क्योंकि वो देख चुका था कि कैसे दानी ने उसका हाथ पकड़कर रोका है, जो अब कशमकश का शिकार थी। रानी ने दानी को देखा, जो आंखों ही आंखों में उसे रोक रही थी। हाँ नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है, मैंने भी दानीन के साथ कुछ डिस्कस करना है, आप लोग जाओ। ओके, वो कहते हुए वहाँ से जा चुका था और दानीन ने दिल ही दिल में शुक्र किया था कि सामने से उसके हटने का। जब से प्रोजेक्ट मिला था वो पहले दानीन को तंग करता रहा था, मगर अब उसका अंदाज बदला हुआ था। दानी नहीं जानती थी क्यों, मगर आज ऐसे नोट्स तैयार करके लाना और रानी की फ़िक्र करना वो समझ नहीं पा रही थी। ये उसकी कोई चाल है या उसके साथ रहने पर उसकी अच्छाई का पता लग रहा है? कहाँ खो गई? वह भी सोच ही रही थी कि जब रानी के बोलने पर चौंकी। हाँ हाँ, बस यहीं, इधर ही, चलो काम करें। तुम ठीक हो ना जानी? हाँ, मुझे क्या होना है? रानी ने अपनी आंखों को झटकते जवाब दिया। पता है दानी, मुझे क्या लग रहा है? रानी ने दानी को गौर से देखते हुए बोला। क्या? तुम पर भी अयान का जादू चल रहा है? रानी ने राजदारी से उसके करीब होते बोला। तुम पागल हो क्या? तुम अच्छे से जानती हो ऐसी कोई बात नहीं। और मत भूलो मैं इंगेज हूँ और हुजैफा से बढ़कर मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। और हाँ, ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। खैर, तुमने दिखाया ही नहीं हुजैफा भाई को, ना मिलवाया मुझसे। कैसे हैं वो? उस दिन भी जब रानी उसके घर गई थी तो दानी ने हुजैफा के बारे में बताया था, जिसे सुनकर रानी हैरान रह गई थी। रानी, क्या उसे तुम्हारे पर्दे पर कोई एतराज़ नहीं? क्या वो भी मौलवी है? तुमने पर्दा किया जैसे? रानी की बात पर दानी मुस्कुराने लगी। हंसी जा रही है, बता ना। वो बहुत अच्छे हैं रानी, और उनको मेरा हिजाब करना बहुत पसंद है। हमारे ख़ानदान में सभी औरतें पर्दे का एहतमाम करती हैं। वो ख़ुद भी 5 वक्त के नमाजी और रोज़ेदार हैं माशाल्लाह, उनमें कोई बुराई नहीं है। सीधी तरह बोलो, मौलवी हैं वो। यानी अब उनके जवाब सुनकर रानी बोली। हाँ हाँ, तुम जो मर्ज़ी कह लो, सच तो ये है कि मुझे जैसा चाहिए था मेरे अल्लाह ने मुझे वैसा ही शख्स अता किया है। दानीन के लहजे में शुक्र और हुजैफा के लिए फ़ख्र साफ नज़र आ रहा था। तुम खुश हो ना? रानी ने पूछा। हाँ रानी, मैं बहुत खुश हूँ। अरे चाय ठंडी हो गई तुम्हारी, ये लो। ये तो लो, तुमने तो कुछ खाया नहीं। नहीं, टेबल पर सैंडविच उठाकर रानी को देते कहा। नहीं, मैं सिर्फ चाय लूँगी। रानी ने सैंडविच खाकर चाय दी। एक बात पूछूं दानी तुमसे? रानी ने दानी को हाथ पर चाय का कप पकड़ते हुए कहा। हाँ बोलो। तुम ये पर्दा हुजैफा भाई की वजह से करती हो? उसको पसंद है इसलिए? नहीं रानी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पर्दा सिर्फ अल्लाह के लिए करती हूँ। दानी, तुम इतनी प्यारी हो, फिर इतनी छोटी सी उम्र में तुम इतना सख्त पर्दा करती हो। तुम सबसे मुख्तलिफ हो। ऐसा कुछ नहीं है रानी, बस ये तो अल्लाह ताला की तौफीक है। फिर बाबा और मामा ने हमेशा मुझे सिखाया है कि मैं बहुत ख़ास हूँ, उनके लिए और ख़ास चीज़ें छुपी हुई ही अच्छी लगती हैं। ये तो सही कहती हैं, रानी ने दानीन को देखते हुए कहा। रानी वाकई दानी को देखकर हैरान रह गई थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी, ऐसा लगता था जैसे कोई परी हो। ऐसी लड़कियां तो कहानियों में ही मिलती हैं। रानी जैसी तुम हो। रानी ने रिमार्क्स पर हंसने लगी थी। तुमने अपने आप को इस पर्दे में के पीछे क्यों छुपाया हुआ है, जबकि तुम्हारे मुकाबले में पूरे कॉलेज में कोई लड़की नहीं होगी। सब तुझे ऐसी बातें करते हैं, मजाक बनाते हैं, पता सब तुम कहते तुम प्यारी नहीं, देख लें तो मैं कहती पागल हो मरे तुम पर। रानी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या कहता है, तुम वाकई बहुत ख़ास हो। हुजैफा भाई बड़े खुश नसीब हैं, भाई तो दीवाने होंगे तुम्हारे। रानी पता नहीं क्या कुछ कहे जा रही थी, मगर दानी ने हुजैफा की कल वाली बातों में खो गई थी। क्या वाकई हुजैफा को मैं पसंद हूँ कि नहीं? बचपन से दानीन को हुजैफा पसंद था, मगर जब से मंगनी हुई थी हुजैफा से बात नहीं हुई थी। वो क्या सोचता होगा, उसके रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता था। ऊपर से मिला भी तो मुलाकात ऐसी हुई कि वो समझ नहीं पाई थी। रानी, कहाँ खो गई हो? रानी पता नहीं क्या क्या कह रही थी, जब अचानक रानी के हाथ पकड़कर जोड़ने पर होश में आई। खैर है मैडम, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम कहाँ खोई हुई? लगता है हुजैफा भाई के ख्याल में खो गई हो। रानी ने दानीन को छेड़ते हुए कहा। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। ये लो ना कुछ। बस दानीन का सुर्ख शर्माता चेहरा देखकर रानी ने भी दिल से दुआ देने लगी थी। पिक दिखाओ ना मुझे। पिक तो नहीं है मेरे पास उनकी। आर यू सीरियस दानी?
तुम्हारे पास भाई की कोई तस्वीर नहीं, कभी ली नहीं? वाह, अल्लाह पार लगाए तुझे बच्ची, पता नहीं किस दुनिया में रहती हो तुम। अच्छी बात होती भाई से तुम्हारी, अच्छा बात होती तुम्हारी भाई से। नहीं, घर जाऊं ताया के तो मुलाकात हो जाती है मगर ज़्यादा बात नहीं होती। दानीन फिर से उदास होने लगी। अच्छा, आज के दौर में भी ऐसे लोग हैं, बड़ी बात है। और मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, चलती हूँ, कहते रानी जाने के लिए खड़ी हुई। अरे रुको ना, खाना खा के जाना? नहीं यार, मैं फिर कभी सही, अम्मा वेट कर रही होंगी। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। रुको, मेरा ड्राइवर छोड़ आता है तुझे। नहीं, मैं चली जाऊँगी। बस चुप, वो छोड़ आएगा, अपना ख्याल रखना। रानी के जाते ही दानीन फिर जो सैवा की बातों में खो गई थी। इतना मन था कि वो उससे बात करे, मगर वो शुरू से ही अपने आप में रहने वाला इंसान था। रानी ने अगले दिन आते ही अयान को बता दिया था कि वो बहुत खूबसूरत है, जैसा वो समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं, जिससे अयान का तजस्सुस और बढ़ गया था। इसलिए उसने फ़ैसला किया था कि अब वो वैसा ही बनकर मिलेगा उस नेक परवीन को, जैसा सबके सामने नेक बनती, बाकी गर्ल्स की तरह अपने प्यार के चक्कर में पागल करके उसकी दीनदारी ख़त्म करेगा। वो खुद से अहद करते हुए चल दिया था। अब बस अपने प्लान पर काम करना था। और अब वो इसीलिए दानीन को हैरान कर गया था। आज भी वो दानीन को अपनी तरफ देखकर समझ चुका था कि वो उसका तीर निशाने पर लगने वाला है। आज सर्वे के लिए उन्हें हॉस्पिटल जाना था और वो उसी की तैयारी में थे कि रानी आज भी गायब थी। वो अभी तक नहीं आई थी, जानती नहीं भी थी उसका जाना आज बहुत ज़रूरी था। उनके पास टाइम नहीं था, सिर्फ 2 दिन बचे थे, मगर रानी का कोई पता नहीं था। दानीन कब से रानी को कॉल कर रही थी मगर फ़ोन मुसलसल बंद आ रहा था। अब तो दानी को सच में रानी की फिक्र होने लगी थी। आगे भी वो देख रही थी कि रानी कहीं खोई रही थी, जिसे किसी परेशानी में हो। बार बार पूछा भी चाहा मगर वो टालती रही। रानी को उसकी फ़िक्र हो रही थी जब साजिद की कॉल आई। हेलो दानीन, आप हॉस्पिटल पहुंची नहीं अभी तक? हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप आई नहीं दोनों, आपको याद नहीं क्या? सॉरी साजिद, मुझे याद है, मैं कब से रानी का वेट कर रही मगर वो नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई, उसका नंबर भी बंद आ रहा है। ओह अच्छा, मगर अयान कह रहा है कि आप आ जाओ फिर, रानी नहीं है तो, क्योंकि आज के बाद अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिली और ना ही दिन है हमारे पास। ओके, मैं आ जाती हूँ। वो हॉस्पिटल पहुँची तो वो दोनों पहले वहाँ मौजूद थे। पता चला रानिया का? साजिद ने आते ही पूछा। नहीं, उसका नंबर बंद आ रहा है, दानीन ने फिक्रमंदी से जवाब दिया। उसे रानिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्यों नहीं आई मैं? मगर अब मुसलसल नंबर बंद होने पर वो भी वाकई बहुत परेशान हो गई थी। कोई दूसरा नंबर है उसका तो ट्राई कर लें, या घर का कोई लैंडलाइन नंबर? अब की बार अयान ने पूछा, जिस पर दानीन ने सर इनकार की सूरत में हिलाकर बोला कि उसके पास एक ही नंबर है, वो भी बंद आ रहा है। हम भी काम कर लें, बाद में पता कर लेते हैं। रानीन का अयान के अस्पताल के अंदर की जानिब चल दिया। रानी का अयान ये कहकर अस्पताल के अंदर की जानिब चल दिया था, क्योंकि वो पहले डॉक्टर से वक्त ले चुका था। सारे सर्वे के दरमियान दानीन का ध्यान रानी में ही अटका रहा। वो लापरवाह तो नहीं है, बल्कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो अपने बाबा का ख्वाब को पूरा करने के लिए दिल से मेहनत कर रही है। वो एक गरीब घर की बेटी है, उसके बाबा का इंतकाल हो चुका है। उसके घर उसके एक भाई और एक माँ है। बस वो अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करती है, इनके अलावा कभी कहीं नहीं गई थी। ये भी तो उससे हमेशा दोस्त बन के साथ रहते थे, मगर अचानक एक हादसे ने उसके बाबा को उससे छीन लिया। बज़ाहिर लापरवाह दिखने वाली वो लड़की अंदर से बहुत समझदार और ज़िम्मेदार लड़की है, जो न सिर्फ अपने बाबा का ख्वाब पूरा कर रही है बल्कि शाम में एक क्लिनिक पर अभी से प्रैक्टिस के साथ साथ जॉब कर रही है, जिससे वो अपने भाई की फ़ीस का ख़र्चा उठा रही है। जबकि रानी की अम्मी घर में लोगों के कपड़े सीकर घर का ख़र्चा चलाती हैं। मगर अब कुछ दिनों से रानी परेशान सी थी, मगर दानी के बार बार पूछने पर भी उसने नहीं बताया। अचानक अयान ने पास आकर बोला, चलें? तो वो चौंकी। हाँ चलो। वो अपना काम मुकम्मल कर चुके थे। अयान ने नोट किया था कि आज दानीन का ध्यान काम पर नहीं है। एक बात पूछूं दानीन? अयान ने दानी को रोक कर पूछा। जी खैरियत है, आप कुछ परेशान लग रही हैं। नहीं कुछ नहीं, दानी ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। दानीन, हम एक साथ काम कर रहे हैं, आप मुझ पर एतमाद कर सकती हैं। यकीन जाने इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं। दानीन को आज अयान बहुत बदला हुआ महसूस हो रहा था। आज उसकी आंखों में वो नशा मौजूद नहीं था जो हम वक्त उसकी आंखों में नज़र आता था, बल्कि आज उसकी आंखों में संजीदगी और फिक्र थी। आज दानीन को अयान की आंखों में घिन नहीं आई थी। हेलो, आज क्या मैं आपको इतना प्यारा लग रहा हूँ कि आप मुझे यूँ देखे जा रही हैं? दानीन को यूँ खुद को देखता पाकर अयान शरारत से उसके पास झुककर बोला। जी
नहीं, अयान दानीन गुस्से से देखते पीछे हुई। क्या बोला है ये शख्स, क्या भला है ये शख्स? कभी लगता है कि इससे बुरा कोई नहीं और कभी लगता है कि इससे मासूम कोई नहीं, ऊपर से ये डिम्पल जो हर वक्त नुमाइश करता रहता है। उफ, मैं क्या करूं, क्या क्यों इतना सोच रही हूँ। दानीन को अपनी ही सोचते कोफ्त होने लगी। सर झटक कर एक बार फिर से रानिया का नंबर मिलाने लगी जो कि अभी भी बंद जा रहा था। आपने बताया नहीं, सब ठीक है ना? हाँ, अयान दानी को फिर से नंबर मिलाकर देखकर पूछा। बस वो रानिया, उसका नंबर अभी भी बंद आ रहा है। क्या अयान को भी अब रानिया की फ़िक्र होने लगी थी? जी पता नहीं वो ठीक भी है कि नहीं। दानीन बहुत परेशान हो गई थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर अचानक वो कहाँ बिन बताए गुम हो गई है। वो तो कभी छुट्टी भी नहीं करती थी और आज उसके सर्वे को लेकर वो बहुत एक्साइटेड भी थी। चलें उसके घर चलते हैं। अयान एक बार फिर सोच में पड़कर गुम खड़ी दानिया को बोला। उसे भी देखते हैं, मशवरा किया। मेरे पास उसका एड्रेस नहीं है, दानी ने मायूसी से जवाब दिया। ओह चलें, मैं करता हूँ कुछ, आप फिक्र न करें, घर जाएं, अल्लाह बेहतर करेगा सब। आमीन आमीन। दानी ने भी दिल में दुआ की कि वो जहाँ भी हो हिफाजत से हो। सामने से आते ड्राइवर को देखते दानी ने अल्लाह हाफिज़ कहते चली गई। अब दानी जा चुकी थी, जबकि वहाँ खड़े अयान खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसे दानीन की इतनी फ़िक्र क्यों हो रही है। वो तो बस अपनी शर्त के लिए साथ है, फिर क्यों उसका उदास होना उसे परेशान कर गया था। वो तो एक बेहिस इंसान था जिसे कभी दूसरों को दुख देकर सुकून मिलता था, तो आज वो क्यों फ़िक्र कर रहा था। अयान काम पर फोकस कर काम पर खुद को डपटते हुए साजिद को देखने लगा, जो अभी तक अंदर पता नहीं क्या करने लग गया था। कहाँ है तू यार? बस यार, वो अंदर फंस गया था, चल गाड़ी में बैठते, साजिद ने बताया। अभी वो रास्ते में ही थे कि अचानक से सामने से आती एक लड़की बेहाल भागती हुई आ रही थी, जिसके पीछे 4 लड़के थे। रुक यार, अयान क्या कर रहा है? अयान को गाड़ी से निकलते देखकर साजिद बोला। पहले ही हम लेट हो चुके हैं अंदर। खैर हो, मगर वो सामने भागा जहाँ से लड़की चिल्लाती भागी आ रही थी। भाई मुझे बचा लें, वो मेरे। रानिया तुम? अयान रानिया को अपने सामने इस तरह देखकर हैरान हुआ था, जबकि वो अपने होश में नहीं थी। सुनो रानिया, मैं अयान हूँ, कौन है तुम्हारे पीछे? इतनी देर में वो लड़के भी वहाँ तक पहुँच चुके थे। ओए लड़के, छोड़ इसको। कौन हो तुम लोग? अयान ने लड़कों को बुलाने पर उनको देखते पूछा। अरे तू कौन है? ये हमारा मामला है, लड़की को हमारे हवाले कर दे। रानिया अयान के पीछे खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। अबे साले, तू हाथ तो लगा के दिखा, मैं हाथ तोड़ दूंगा तुम सबके। अयान लड़के की बात पर गुस्से में आते गाली निकालने लगा। इतने में साजिद भी गाड़ी से निकल आया था, जिसके हाथ में अयान की गन मौजूद थी, जिसे वो मौके की संगीनी देखते हुए गाड़ी से निकाल लाया था। एक आदमी ने आगे बढ़कर रानिया को पकड़ना चाहा तो अयान ने उसे एक टांग से पीछे गिराया। इससे पहले वो वार करता, सामने से आती पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनकर एक बोला, चल वो भागो, यहाँ से पुलिस आ रही है। वैसे भी इस चिड़िया का तोता हमारे पास ही है, बाद में देख लेंगे इसको। वो चारों गुंडे वहीं से पीछे भागे, जबकि अयान उसके पीछे भागा तो साजिद ने उसे आगे जाने से रोका। रानिया बेहोश हो चुकी थी, इसलिए वो उसके संभालते गाड़ी में डालने लगे। रानिया क्यों, किसी से दुश्मनी है क्या? वो इस वक्त इस सड़क पर क्या कर रही थी? वो गुंडे कौन थे? साजिद ने अयान से पूछा, जो गाड़ी चला नहीं भगा रहा था। रानी के मुख्तलिफ हिस्सों से खून निकल रहा था, वो जख्मी थी। साजिद, ये बात की बात है देखो। मगर अयान, एक लड़की इस हाल में हमारे साथ, लोग क्या कहेंगे यार, हम फंस ना जाएं। शट अप साजिद, ये लड़की हमारी दोस्त है, हमारे साथ पढ़ती है। वो मुसीबत में है और तुझे अपनी रेपुटेशन की पड़ी है, उसकी जान की नहीं। कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूँगा, बस तुम चुप रहो। गाड़ी अस्पताल पहुंच चुकी थी। रानी को निकालकर अयान जल्दी से कॉरिडोर में भागा। अस्पताल का अमला अयान को जानता था, इसलिए जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया था। रानी बता रही थी, इसके घर वालों का कोई नंबर नहीं, मगर उनको इन्फॉर्म करने के लिए हमें उसका एड्रेस या नंबर चाहिए होगा। रानी को फ़ोन करो, शायद उसे कुछ पता हो। साजिद बोला। साजिद नहीं, इस वक्त नहीं साजिद, इस वक्त नहीं, पहले ही बहुत वक्त हो गया है। वो परेशान होगी, हम इंतज़ार करते हैं, क्या पता सुबह तक रानिया को होश आ जाए। छोड़ो छोड़ो मेरे भाई को। रानिया नीम बेहोशी के आलम में चिल्लाने लगी। रानी की आवाज़ सुनकर अयान उसे के करीब आया। रानिया क्या हुआ? आंखें खोलो। मगर वो बेहोश हो चुकी थी। यार कुछ समझ नहीं आ रहा, वो कौन लोग थे? और अभी रानिया ने भाई को बोल रही थी ना। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। उन्होंने जाते वक्त कहा था कि इस चिड़िया का तोता हमारे पास है। तोता मतलब रानिया का भाई। ये कौन लोग होंगे? इतनी रात हो गई है, रानिया के घर वाले जाने किस हाल में होंगे। अल्लाह उन पर रहम करे, आमीन। साजिद से कहने पर अयान पुरसोच नज़रों से रानिया को देखने लगा, जो कि बेहोशी में भी अपने भाई को पुकार रही थी। सुबह जब रानिया को होश आया तो वो उस वक्त कमरे में
पास खड़ी नर्स बीपी चेक कर रही थी। रानिया कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी जब नर्स ने पुकारा, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, रानिया ने हकलाते हुए जवाब दिया। मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? जी आपको 2 लड़के लेकर आए थे। अयान साहब सारी रात आपके पास ही रहे, अब ही उठकर गए हैं बाहर। अच्छा सब याद आ गया था उसे। वो कैसे भागते हुए अचानक से अयान से टकराई थी। इतने में ही अयान और साजिद बातें करते हुए अंदर दाखिल हुए। अरे रानिया कैसी हो अब? मैं ठीक हूँ, रानिया ने उठने की कोशिश की मगर अयान ने रोक दिया। नहीं लेटी रहो, ड्रिप लगी हुई है। रानिया कौन थे वो लोग जो तुम्हारे पीछे थे? साजिद ने पूछा। अयान ने भी रानिया को देखा। वो रानिया फिर से रोने लगी। मेरा भाई भाई, रानिया के कहने पर अयान ने दोहराया। वो सारी रात भी तो भाई को पुकार रही थी। क्या हुआ तुम्हारे भाई को? वो लोग तुम्हारे भाई को मेरे भाई को मार देंगे। रानिया फिर से रोने लगी। ऐसे कैसे मार देंगे? अयान बोला। हमें पूरी बात बताओ। देखें पेशेंट को अभी होश आया है, इनके दिमाग पर इतना जोर ना डालें। अचानक पीछे से डॉक्टर ने आकर बोला। जी डॉक्टर। अयान डॉक्टर के कहने पर पीछे हो गया था। कैसी हैं आप मिस रानिया? डॉक्टर चेकअप करने के साथ साथ रानिया से मुखातिब भी था। डॉक्टर के जाने के बाद अयान ने रानिया से उसके घर का एड्रेस लेकर उसकी वालदा को ड्राइवर भेजकर हॉस्पिटल बुला लिया था। अब रानिया की माँ उसके पास थी। आंटी आप बता सकती हैं क्या हुआ है? बेटा तुम लोग फरिश्ता बनकर आए हो, मेरी बेटी की इज्जत और ज़िंदगी बचा ली, वरना हम तो कहीं के नहीं रहते। आंटी ने शुक्रिया के साथ साथ बहुत सी दुआएं भी दे डाली। साजिद घर जा चुका था जबकि अयान अब भी वहीं मौजूद था। आंटी ने बताया कि उनके बेटे अली ने कुछ आवारा लड़कों से दोस्ती कर ली थी। पहले तो हमने बहुत रोका मगर वो नहीं सुनता था। फिर एक दिन अली घर नहीं आया तो मोहल्ले के लड़के ने आकर बताया कि वो डेरे पर नशे में पड़ा है। पता करने के लिए रानी गई, उनको डेरे से उसके मोहल्ले के दोस्त के साथ जाकर उठा कर लाई। अली को कोई होश ना था। रानी ने और मैंने बहुत समझाया तो कि तू इस घर का इकलौता वारिस है, अगर तू ही ये सब करेगा तो सारी रात मैं और मेरी बेटी ने रो कर गुजारी। अली के आगे हाथ भी जोड़े। वो अब डेरे वालों के पास नहीं जाएगा। फिर उसके बाद अली नहीं गया, पढ़ाई पर भी ध्यान देने लगा कि अचानक कल सुबह वो लोग बड़ी सी गाड़ी में आए और मेरे बेटे को उठा कर ले गए। उसने हमारा 1 लाख देना है। अली रोता रहा कि अम्मा मैंने नहीं देना कोई पैसा, मगर वो खबीस लोग एक नहीं सुनी और चले गए। हमने सब गांव वालों से मदद मांगी, किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। इसके ताया आकर सब रिश्ते तोड़कर चला गया। रानी खुद वहाँ डेरे पर अपने भाई को छुड़ाने चली गई थी और अब इस हाल में मिली है। रानिया की माँ अयान को सब बताते हुए रो पड़ी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे उनको। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में आंटी। उफ, फिक्र नहीं करें, मैं करूँगा आपकी मदद। जैसे अली रानिया का भाई है, आज से मैं भी इसका भाई हूँ। अब एक नहीं बल्कि 2 भाई हैं रानिया के। रानिया की माँ रशीदा ने अयान की बात पर खुदा का शुक्र अदा किया और अयान को फिर से दुआएं देने लगी। इतनी दूर से उसने दानीन को देख लिया था, तभी खड़ा हो गया। कैसी हो रानिया? क्या हुआ है उसको? दानीन ने आते ही कई सवाल कर डाले। रानिया अब ठीक है, वो दवाई के ज़ेरे असर सो रही है। इनसे मिलो, रानिया की अम्मी है ये। अयान आंटी का ख्याल करते ही उनसे मिलवाने लगा। वैसे भी उससे दानीन को यूँ रोते हुए देखा नहीं जा रहा था। मैं डॉक्टर से मिल लूँ, कुछ चाहिए ना हो, कहकर वहाँ से चला गया। जबकि दानीन वहीं आंटी से रानिया का पूछने लगी, ये मुझे क्या हो रहा है आजकल? मैं तो बहुत लापरवाह इंसान हूँ, फिर मुझसे क्यों दानी के आंसू देखे नहीं जा रहे थे? अयान को आज उसकी माँ की बहुत याद आ रही थी जो बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। अयान के माँ बाप का डाइवोर्स हो चुका था। यही वजह थी कि वो हर रिश्ते और औरत से खार खाता था, मगर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं था कि वो औरत की इज्जत के साथ भी खेला हो। उसने बहुत सी लड़कियों से दोस्तियाँ कर रखी थी, बाहर भी जाता था, मगर आज तक किसी लड़की का गलत इस्तेमाल नहीं किया था, किसी को छुआ नहीं था। अपनी माँ से बेइंतहा नफरत होने के बावजूद उसने बाप ने एक कोठे वाली से शादी की थी। उसकी माँ अपने दौर की एक हुस्न की मलका थी। अयान को यह हुस्न उसकी माँ की तरफ से ही मिला था। अयान का बाप नगीना के इश्क में गिरफ्तार हो गया था, इसलिए पूरे ख़ानदान की मुखालिफ जाकर उससे शादी की थी। मगर नगीना शादी के साल बाद ही अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस चली गई थी। उसने पैसे की लालच में अयान के बाप से शादी की थी, मगर जब अहमद ने शादी के बाद उसकी इज्जत के साथ रहने और अपने रिवाजों और माहौल के मुताबिक ढालने की कोशिश की तो इस माहौल से भाग गई। उसके बाप
के दोस्त के साथ अपने 2 साल के बच्चे तक की परवाह नहीं की थी, ना ही कभी पीछे मुड़कर देखा। उसके बाप ने दूसरी शादी ख़ानदान वालों की पसंद से कर ली थी, मगर उसने भी अयान को कभी कबूल नहीं किया। वो एक नाचने वाले के बेटे को कबूल नहीं करेगी, मगर खुदा को शायद उसका ये गरूर पसंद ना ही आया जिससे वो कभी माँ नहीं बन सकी। अयान ने जब से होश संभाला था अपने बाप को एक सियासतदान के रूप में ही देखा था। उसे ना माँ का प्यार मिला था ना बाप का। वो शुरू से ही नौकरों के रहमो करम पर था, शायद तभी वो ऐसा बन गया था। उसकी माँ का हवाला हमेशा से ही उसके लिए किसी अज़ियत से कम नहीं रहा था। उसने बहुत से लोगों की बहुत सी बातें सुनी थी। उसके अलावा भी जब भी उसकी माँ की कोई खबर मिलती वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता था। उसने औरत को हमेशा से ही खिलौना समझा, मगर दानीन उसकी पहली मुलाकात से ही उसने हिजाब ने उसे हैरान किया था। ये औरत का कौन सा रूप है, उसे दानीन भी एक ढोंग ही लगी थी, मगर जब साथ साथ रहने पर अब उसे अंदाज़ा हुआ था कि औरत के कई रूप हैं। एक औरत जो पैसा शोहरत के बावजूद किसी मर्द के साथ भाग गई, ख़ुद को बाजार की मलका बना डाला, और एक ये थी कि किसी भी हाल में अपनी इज्जत पर उंगली ना उठने देने वाली। एक रानिया थी जो भाई के लिए आज इस हाल में थी। ये सच था कि वो दानीन के साथ अगर अच्छा बन रहा था तो सिर्फ एक शर्त जीतने के लिए, मगर आज जो भी हुआ वो उसने दिल से किया था, बिना किसी खोट के। वो बदल रहा था, या शायद औरत के बारे में उसकी राय बाहर खड़े खड़े उसकी ये चौथी सिगरेट थी। उसके अंदर क्या चल रहा था ये सिर्फ वही जानता था। वो अपनी सोचों में गुम था जब दानीन ने उसे पीछे से आकर पुकारा, कितनी सिगरेट पियोगे? ओह हाँ, वो बस अयान का दिमाग कहीं और था, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था ये क्या बोल रहा है। क्या हुआ अयान? दानीन ने अयान को इतना उलझे हुए देखा तो पूछा। कुछ नहीं, उसने सिगरेट नीचे गिराकर उसको पाँव से मसला और कुछ सोचते हुए कुछ बोला। दानीन को आज अयान पहले से बहुत मुख्तलिफ लगा। क्या शख्स है ये, समझ से बाहर है, रोज़ एक नया रूप। उसे वहीं खड़े सोचते देखकर अयान वो रानिया की वजह से परेशान हो। जी, दानीन ने बस जी बोलने पर इक्तफ़ा किया। फ़िक्र नहीं करो, कुछ नहीं होगा, अब वो ठीक है। शुक्रिया अयान। दानी उसको समझ नहीं आया क्या कहे, किस बात का। अयान ने हैरत से देखा रानिया की इतनी मदद करने का। दानी ने अयान को देखते कहा, जिससे उसने रानी की मदद की थी वो दिल से मशकूर हुई थी। ओह हेलो मैडम, ये मेरा और रानिया का मामला है, आपको थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं। उसने अपनी ज़ात पर खौल चढ़ाते हुए फिर से वही अंदाज़ अपनाया जिस पर दानी को हैरत होकर रह गई। अयान ने कब भाई बोला नहीं बनकर भी दिखाया था। अयान ने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए ना से उसके भाई को छुड़वा लिया था, बल्कि जो कर्ज था वो भी अदा करके उनके मुंह हमेशा के लिए बंद करवा चुका था। अयान ने रानी की अम्मी से बात करके उनको शहर में एक छोटा सा घर लेकर दिया था जहां वो आसानी से रह सके, क्योंकि गांव में अब उन लोगों का रहना मुश्किल कर रहे थे। और अली को ना सिर्फ स्कूल में दाखिला दिला दिया बल्कि वो शाम को उसे खुद पढ़ाता था। अयान शुरू से ही एक ज़हीन स्टूडेंट था, मगर उसने आज तक अपनी सौतेली माँ की ज़िद में खुद को जानबूझकर ऐसा बना लिया था। मगर अब वो दिल से मेहनत करना चाहता था। रानिया और दानीन से मिलकर वो भी ज़िंदगी का मतलब समझने लगा था, बल्कि जीने लगा था, दिल से खुश होने लगा था। उसे रानिया की माँ के ज़रिए जो ममता मिली थी वो उससे बहुत खुश था। दानीन भी अब अयान से पहले की तरह खार नहीं खाती थी, और रानिया का तो ये फेवरेट था। अब तो भाई बन चुका था जिससे वो तारीफ़ें करते नहीं थकती थी। ओह हाय अयान अभी घर आया ही था जब सानिया ने पीछे से पुकारा। हाय, अयान ने बगैर किसी तासुर के सर्द लहजे में एक लफ्ज़ में जवाब दिया। सानिया जो कि उसकी सौतेली माँ की भांजी थी को देखकर अयान का पारा हाई हो गया था, मगर जाहिर नहीं किया। पता नहीं अब इसमें बर्दाश्त का मादा कहाँ से आ गया था, वरना वो हमेशा से बहुत गुस्सा करने वाला लड़का था। और सानिया तो उसे एक आँख ही नहीं भाती थी, हमेशा अपनी खाला की लाडली होने का फ़ायदा उठाती थी, और अयान के बाप से अयान को डांट पड़वाना उसका पसंदीदा काम था। तभी से अयान को सानिया जहर लगती थी, मगर वो भी एक नंबर की ढीठ लड़की थी जो अपने घर से ज़्यादा यहाँ पाई जाती थी। कैसे हो अयान, सानिया ने पास आते कहा। रहीम बाबा मेरे कमरे में कॉफ़ी ले आना। वो उसकी बात का जवाब दिए बिना अपने कमरे में चला गया था। क्यों आई है ये लड़की? उसको याद था आखिरी बार भी जब वो आई थी तो उसने अयान के करीब होने की कोशिश की थी। जब अयान ने धक्का देकर पीछे किया था तो उसने वो ड्रामा किया था कि जिसके सोचकर अयान का दिमाग आज भी ख़राब हो गया था। कैसे वो अपने बाप की नज़रों में और ख़ानदान भर में बदनाम कर दिया गया था। ये यहाँ क्यों आई है? रहीम बाबा की आती उसने पूछा। कौन? सानिया बड़ी बेगम साहबा ने खुद फ़ोन करके बुलाया है। अच्छा ठीक है बाबा, मैं असद की तरफ जा रहा हूँ, रात को देर से आऊँगा, आप सो जाना। वो रहीम बाबा को बताकर वहाँ से
गया था, क्योंकि अब वो घर में रुक नहीं सकता था, और घर में अगर किसी को फ़िक्र थी तो अयान की, तो वो रहीम बाबा ही थे, उनके पुराने मुलाजिम साजिद के दादा। अयान को हमेशा उन्होंने संभाला, उनका ख्याल रखा, इसलिए वो भी रहीम बाबा की दिल से इज्जत करता था। असद, ये सामने वाले बैंगलो किसका है? कॉफ़ी पीते अयान ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। वो चारों दोस्त आज असद के घर में इकट्ठे हुए थे। जब अयान ने कमरे की खिड़की से बाहर एक लड़की एक लड़के के सामने वाले बैंगलो से निकलते देखा कर पूछा, कौन सा? असद ने पिज़्ज़ा से इंसाफ करते हुए पूछा। यही सामने वाला, अयान ने फिर दोहराया। ओह, हाफिज़ इकबाल साहब का बंगला है, असद ने पिज़्ज़ा से इंसाफ करते जवाब दिया। और ये लड़का कौन है, दाढ़ी वाला? अयान ने गेट के सामने खड़े लड़के को देखते पूछा। कौन? असद ने पीछे से आकर देखते हुए कहा, ये तो इकबाल साहब का इकलौता बेटा है, हुज़ैफ़ा। वो हमारी मिस पर्दा है ना, उसका होने वाला मिजाजी खुदा है। हैं? कौन कौन वो है? वो बदनसीब, कहते साजिद और फैसल भी आगे आकर खिड़की से नीचे खड़े नौजवान को देखने लगे। साजिद के इस अंदाज पर सब हंसने लगे, जबकि अयान किसी और ही सोच में मगन नज़र आया। क्यों बुरा लग रहा था सुनकर? और ये लड़का, उसको तो मैंने कहीं देखा है, अयान ने सोचते हुए कहा। कहाँ? असद एक बार फिर पिज़्ज़ा मुहिम शुरू करते अयान से कहने पर पूछा। शायद बार में, अयान ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। ओ भाई, नहीं, मुकम्मल दीनी बंदा है ये, इसको बार में कहाँ देख लिया तूने? असद बार नहीं जाता था, इसलिए वो नहीं कह सकता था कि हुज़ैफ़ा को वहाँ उसने देखा होगा। वैसे अयान उसका कोई हम शक्ल हो सकता है, इस जैसा बंदा। साजिद ने हुज़ैफ़ा को देखते बोला, जो सामने अपने लॉन में फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। बार में कोई ऐसी दाढ़ी वाला एंटर नहीं हो सकता, और उसकी दाढ़ी तो कुछ ज़्यादा ही मौलवियों वाली है, फैसल भी बोला। मगर अयान मुतमईन नहीं हुआ, और उसके चेहरे को देख चुका था बहुत बार में लड़कियों के साथ। कहाँ गुम हो गए? साजिद ने कंधे से हिलाकर पूछा। कहीं नहीं यार, बस इधर ही। अयान की सुई अभी भी नीचे लॉन में टहलते हुज़ैफ़ा में अटकी हुई थी। अच्छा, वैसे अयान, तू कब दे रहा पार्टी? असद ने पूछा। कैसी पार्टी? अयान, जो अपनी ही सोचों में गुम था, असद के सवाल पर मुड़ कर पूछा। अबे यार, शर्त जीतने की। फैसल के कहने पर सब अयान को देखने लगे। हाँ भाई, कब तक मिस पर्दा का पर्दा गिरा रहे हो? फैसल ने भी सवाल किया। बहुत जल्द, अयान ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। वैसे यार, मुझे नहीं लगता कि तुम जीत पाओगे, हसन ने पिज़्ज़े के साथ इंसाफ करते हुए कहा। अयान, देखते हैं, अयान ने बोला, मगर अंदर से हैरत ज़दा था कि वो दानी से तो सिर्फ शर्त के लिए करीब जा रहा था, तो फिर भूल क्यों गया था ये बात? क्यों दानीन की फ़िक्र थी उसे आज? क्यों ये सामने वाले लॉन में खड़ा हुआ हुज़ैफ़ा उसको बुरा लग रहा था? ये मैं क्या सोच रहा हूँ? वो जल कर उठा। कहाँ जा रहे हो? उसके देखते असद ने पूछा। घर जा रहा हूँ, आज बाबा का काम है एक। तू कब से काम करने लग गया? साजिद के कहने पर अयान हल्का सा मुस्कुराया और वहाँ से बिना कुछ कहे निकल आया। दानीन का मंगेतर, वो बहुत देर तक गाड़ी को यूं ही सड़क पर दौड़ाता रहा। रात वो देर से घर पहुँचा था। वो अपने अंदर के सब ख्यालात को एक तरफ करके फैसला कर चुका था कि वो कल दानी से बात करके रहेगा। दानीन, चलो कैंटीन चलते हैं। रानिया, जो अभी थोड़ी ही देर पहले आई थी, आते ही कैंटीन पर जाने की ज़िद कर रही थी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? अभी क्लास स्टार्ट हो जानी है, तुम्हें आते ही भूख लग गई? दानीन ने रानी की बात पर हैरान होते बोला। एक तो आई लेट थी, और फिर ऊपर से आते ही कैंटीन जाने का रोला डाल दिया था। यार, मैं नाश्ता करके नहीं आई ना, भूखी आई हूँ, और अभी पूरे 15 मिनट पड़े हैं क्लास शुरू होने में। अच्छा ठीक है, चलो। दानीन ने जब देखा कि रानी ऐसे जान नहीं छोड़ेगी तो साथ चलते बनी। आज अयान नहीं आया था। दानीन की नज़र उसको तलाश कर रही थी। वो शायद अब उसकी आदत हो गई थी उसकी ऊट पटांग बातों की, मगर वो आया क्यों नहीं? वो किसी से पूछ भी नहीं सकती थी कि अजीब लगता है। ओ मैडम, बर्गर खाओगी? नहीं, तुम ही खाओ मोटी, वो रानिया को जवाब देकर जो अब बर्गर के साथ इंसाफ कर रही थी, फिर से अयान के बारे में सोचने लगी। मुझे क्या होता जा रहा है? वो मेरे लिए नामहराम है, मैं क्यों उसका सोच रही हूँ, क्यों उसकी फ़िक्र कर रही हूँ? आज तक मैंने ख़ुद को संभाल कर रखा है, फिर अब ये क्यों दिल बेकरार होता जा रहा है, बेख्तियार हो रहा है क्यों? हेलो मिस पर्दा, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? अयान अपनी अज़ली बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में वहाँ मौजूद उससे पूछ रहा था। वो जो अभी उसके ना आने पर परेशान थी, उसके आते ही वहाँ से जाने लगी। अरे क्या हुआ? दानीन को यूँ अचानक उठते रानिया ने पूछा। कुछ नहीं, मुझे लाइब्रेरी जाना है, अभी याद आया। तुम खाओ, मैं आती हूँ। अयान ने कुछ नहीं कहा, बस वहीं से उसे जाता देखता रहा। वो लाइब्रेरी में किताब ढूंढ रही थी जब अचानक से उसके पास एक स्टूडेंट आई और गुलदस्ता दानीन की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? दानीन ने उसे घुंघराली बालों वाली लड़की से पूछा। वो दानीन हो ना आप?
ये आपके लिए किसी ने काउंटर पे छोड़ा था। मैंने पूछा तो लाइब्रेरियन ने आपका बोला कि आपको दे दूं। ठीक। दानी ने हैरान होते गुलदस्ता पकड़ लिया और देखने लगी। एक फ्रेंडशिप कार्ड के साथ चिपका था जिस पर सिर्फ एक तहरीर लिखी थी, क्या आप मुझ नाचीज से दोस्ती करेंगी। दानी नीचे भेजने वाले का नाम दर्ज था जिसे पढ़कर दानिन का पारा हाई हो गया था। उसने ज़ेरे लब दोबारा दोहराया, अयान अहमद। वो क्या कैंटीन में बैठे अभी बातें कर रहे थे जब दानिन ने गुलदस्ता उसके सामने मेज़ पर फेंका। सबने हैरत से सर उठाकर दानिन की तरफ देखा जो गुस्से से अयान को देख रही थी। क्या समझते हो तुम खुद को, और ये क्या बेहुदा तरीका है तुमसे 2 दिन बाद क्या कर ली जनाब, दोस्ती पर उतर आए। वाह वाह वाह, और लड़कियां होंगी मिस्टर अयान अहमद जो आपसे दोस्ती करती होंगी। मैं दानिन मुर्तज़ा हूँ, आई समझ। आइंदा ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचना। क्या हुआ दानी? रानिया ने अयान के सुर्ख होते चेहरे को देखते दानिन को चुप कराना चाहा, मगर वो अपने आप में क्या कुछ कहती गई वहाँ से चली गई। जबकि अयान पूरी कैंटीन में, जो कि इस वक्त स्टूडेंट से भरी हुई थी, के सामने अपनी तजलील पर गुस्से को काबू पाने की कोशिश करने लगा। उसने सोचा भी नहीं था कि दानिन ऐसा रिएक्ट करेगी। यार अभी इसमें इस पर्दा की अकल ठिकाने लगाते हैं। फैसल ने के कहने पर अयान ने हाथ उठाकर उसे बोलने से रोका। ये मेरा और दानिन का मामला है, तुम में से कोई भी कुछ नहीं बोलेगा ना करेगा। आई समझ। अयान गुस्से से धाड़ा। मगर अयान, हम तुम्हारे दोस्त साजिद की बात पूरी होने से पहले अयान वहाँ से जा चुका था। दानी, तुमने आज अच्छा नहीं किया अयान भाई के साथ। वो अब अयान को भाई ही बुलाती थी। दानिन अभी क्लास में आकर बैठी ही थी जब रानिया ने उसे पीछे से आकर बोला, तुम क्या समझती हो खुद को दानिया, बस करो। तुम्हें तो वही सही लगेगा। तुम्हारा मुंह बोला भाई जो बन गया है। दानी ने नफरत से गुस्से भरे लहजे में कहा। उसे अयान की हरकत सख्त जहर लगी थी। अफसोस, सद अफसोस। दानी की बात पर रानिया ने सर हिलाते हुए कहा, मुझे लगता था दानी तुम एक सुलझी हुई सबसे ख़ास लड़की हो, मगर नहीं, तुमने आम लड़कियों की तरह ही छोटी जहनियत की मालिक हो। ठीक है, अयान भाई ने शुरू में तुम्हें बहुत तंग किया, मगर बाद में उन्होंने हमेशा तुम्हारे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की, हमेशा हमारी मदद की। तुम हिजाब करती हो, पहले पहल उन्होंने मजाक बनाया, उन्होंने क्या पूरे कॉलेज ने बनाया, मगर बाद में उन्होंने तुम्हें इज्जत भी दी। अगर उसने दोस्ती का बोला भी था तो गर्लफ्रेंड बनने का तो नहीं बोला था जो इतना गुस्सा कर गई। तुम अकेले में भी इनकार कर सकती थी। यूँ सबके सामने तुमने उनकी इज्जत का जनाजा निकाल कर रख दिया और साथ में अपना भी तमाशा बनाया। माफ़ करना दानिन, तुमने आज जो किया वो बहुत गलत था। किसी भी लिहाज से तहजीब या दीन ये नहीं सिखाता कि सबके सामने आप किसी की तजलील करो। ये एक बिगड़े हुए नौजवान थे तो तुम अपने अखलाक से उनको सुधार सकती थी, बल्कि काफ़ी हद तक अब वो बदल चुके हैं। मगर आज तुमने जो किया उसके बाद से हर एक की नज़र में तुम्हारा दीन सब से छोटा हो गया है। रानिया अपनी बात कहकर रुकी नहीं, वहाँ से जा चुकी थी। जबकि अब दानिन को अपनी गलती का अंदाज़ा हुआ था कि वो आज वाकई गुस्से में सबके सामने ज़्यादा कुछ कह गई थी। जो भी था वो वाकई अब अयान खुद को बदल रहा था, ये बात तो उसने भी नोट की थी। वो दानिन के सामने अब सिगरेट नहीं पीता था, प्रोफेसर से भी कम ही बदतमीज़ी करता। अगर अब दानिन को उसका सोच रही थी कि अब उसका क्या एक्शन लेता, वो सोच कर ही डर गई थी। उसके बाद से अयान कॉलेज में सारा दिन कहीं नज़र नहीं आया था। उसके दोस्त थे मगर वो नहीं था। कहाँ चला गया था वो?